नमस्कार, आप सभी का जोगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जोगटा एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की एक यूट्यूब के माध्यम से श्रृंखला चलाई जा रही है और इसी श्रृंखला में मैं आप सभी के बीच में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। इस श्रृंखला का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप प्रीलिम और मेंस में जितने भी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। अगेन डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक मेजर जोगटा एकेडमी की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसी के तहत जोगटा एकेडमी के जो फ्रेश बैचेस अभी शुरू होने हैं उसकी डेट को अनाउंस किया गया है 15 मई को हमारा जो एचएस फाउंडेशन बैच 2026 के लिए होगा वो 15 मई से बीसीएस ब्रांच शिमला में शुरू हो रहा है। अगेन जो हमारी धर्मशाला और चंडीगढ़ की ब्रांचेस है वहां पर ये बैचेस जो है 23 मई से शुरू होंगे। अगेन अगर आप इन बैचेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हो तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आप इसको टाइमली इनरोल करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगेन बात करते हैं कुछ फीचर्स की। तो फीचर्स में हमारे पास जो सबसे पहले है वो है हमारा दी बेस्ट जो स्टडी मटेरियल कंटेंट जो जोगटा एकेडमी का है। बहुत सारी पब्लिकेशंस हम जो बुक्स हमारी है उसी के साथ साथ हमारे जो प्रिंटेड मटेरियल्स है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। अगेन हमारे पास जो लेक्चर्स है वो बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगेन क्यों जोगटा एकेडमी को आप ज्वाइन करें? बिकॉज हमने पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स को प्रोड्यूस किया है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जोगटा एकेडमी का जो एसेट है, यहाँ की जो बहुत एक्सपीरियंस टीम है उनके अंडर आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी जिससे आप इस एग्जाम को टाइम बाउंड मैनर में क्रैक करने में सक्षम हो पाए। एंड अगेन यहाँ पर आपको जो भी हमारी क्लासेस होगी, टीचिंग होगी, जो वीकली जो हमारी क्लासेस होगी उसका वीक के एंड में वीकेंड पर एक आपका टेस्ट भी रखा जाएगा जिसमें हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर आंसर राइटिंग के सेशन को भी रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ एक फीचर्स है इस बैच के। नाउ अगेन अगर आप टाइमली इस बैच में एनरोल करते हैं तो आप 10% तक का डिस्काउंट की जो फैसिलिटी है उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा डिस्कशन है, जो हमारा टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी बताना चाहता हूं कि चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज है इस बार जोगटा एकेडमी का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें हर चैप्टर वाइज चैप्टर के साथ हमने एमसीक्यूज को भी प्रोवाइड किया है। और इन एमसीक्यूज का जो इंपॉर्टेंट उद्देश्य है वो ये है कि हर चैप्टर से जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन बनते हैं उनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप सभी के बीच में रखा जाए। जब आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जब आप इन सभी एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो तो अगर आपकी 100% एक्यूरेसी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि प्रीलिम में जितने भी क्वेश्चन इस एरिया से बनते हैं आप उसको सॉल्व करने में पूरी तरह से कैपेबल हो जाओगे। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको खुद ही सॉल्व करें। तो एक स्लाइड ये भी है, देन दिस इज द स्लाइड। तो इनके स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए और इन सभी जो हमारे एमसीक्यूज हैं इन एमसीक्यूज को आप जरूर सॉल्व करें। नाउ यहीं पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हॉर्टिकल्चर। अगेन इससे पहले के 2 वीडियो में हमने एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, उनके सब सेक्टर, उनका कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट या फिर उसके साथ साथ हमने लैंड यूज पैटर्न का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में किया, रेनफॉल के बारे में हमने किया, वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स थे उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है। आज की वीडियो में हम हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। जब बात आती है फार्मर की इनकम को बढ़ाने की तो हमारे पास क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एक एस्पेक्ट है जिसके थ्रू हम फार्मर की इनकम को बढ़ा सकते हैं। अगेन आप जानते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फार्मर की इनकम को बढ़ाने के हमारे पास मोड है, 2 हमारे पास तरीके हैं। या तो हम एरियल एक्सपेंशन करें जो पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नेट सोन एरिया हमारा ऑलरेडी प्लेट्यू पर पहुंच चुका है, इससे ज़्यादा हम इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। सो हमारी जो लैंड होल्डिंग है वो लिमिटेड ही रहने वाली है, इसको ये और छोटे होने की इसमें संभावना है। जी हाँ, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ लैंड फॉर्म के तहत कुछ रिफॉर्म्स ला सकती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कर सकती है, बट ओवरऑल नेट सोन एरिया जो है वो अब लिमिटेड है, उसको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। उसका एक्सपेंशन का मतलब ये होगा कि हम जंगलों को काटें और जो फॉरेस्ट की लैंड है उसको फार्मर को प्रोवाइड करें। अगेन उसके कुछ इकोलॉजिकल रेपरकशंस भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। इसीलिए हम ये मानते हैं कि इंडिया की तरह हिमाचल प्रदेश में भी जो लैंड यूज पैटर्न है या फिर जो हमारा टोटल नेट सोन एरिया है वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है। इसीलिए एरियल एक्सपेंशन के थ्रू फार्मर की इनकम को बढ़ाना इज नॉट फिजिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाना या फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना, मैकेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना, या फिर हम जो है नेचुरल फार्मिंग के तहत हम जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को थोड़ा कम करें, उससे हम फार्मिंग को थोड़ा रेम्यूनरेटिव बना सकते हैं। परंतु यहां पर अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में क्रॉप सेक्टर इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्रॉप सेक्टर के लिए बहुत अच्छे खेत, बड़े बड़े खेत होने की ज़रूरत है, जहां पर मैकेनाइज्ड फार्मिंग, थ्रेशिंग एंड ऑल अदर जो मशीन्स हैं उनको चलाया जा सके, ट्रैक्टर्स को चलाया जा सके। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर क्रॉप सेक्टर की जगह अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हम कुछ कॉमर्शियल क्रॉप को उगा सकते हैं जिसमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है। तो क्यों हम हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्रूट्स को उगाएं? बिकॉज हिमाचल प्रदेश में क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर ये ऐसे राज्य हैं जहां पर ज़्यादा हिल्स एंड माउंटेन्स है, और माउंटेन्स एंड हिल्स की वजह से यहाँ पर वेरिएबल क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं। यहाँ की जो जलवायु है वो एक जैसी नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक हिली स्टेट है, यहाँ पर अगर आप 100-200 मीटर की ऊंचाई पर है तो आप ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हो। थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब आते हो 1000 मीटर पर सोलन के आसपास तो आप जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हो, और ऊपर की तरफ आते हो 2000 मीटर्स शिमला की ऊंचाई के आसपास तो आप टेम्परेट क्लाइमेट में हो, और ऊपर जाते हो 3000 मीटर पर या फिर 3500 मीटर पर तो आप अल्पाइन क्लाइमेट में हो। ऑब्वियसली इस माउंटेन्स पर आपको इतने सारे क्लाइमेट्स मिल रहे हैं जितने क्लाइमेट को ढूंढने के लिए आपको पूरी दुनिया का भ्रमण करना पड़ेगा। अगर आप अर्थ पर देखो तो इतने क्लाइमेट को ढूंढने के लिए आपको इन लैटिट्यूड पर जाना पड़ेगा, और अल्पाइन क्लाइमेट आपको पोलर क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट कहीं पोल्स पर जाकर मिलेगा। नाउ यही माउंटेनस एरिया में एक एडवांटेज है, बिकॉज माउंटेनस एरिया में जो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नाउ अगेन क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी अगर ज़्यादा है तो इसका हमें क्या बेनिफिट होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर वेजिटेशनल डाइवर्सिटी बहुत होगी, यहाँ पर एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी बहुत होगी, यहाँ पर जो आपकी क्रॉप की डाइवर्सिटी, फ्रूट्स की डाइवर्सिटी वो बहुत ज़्यादा होगी। नाउ अगेन अगर आप यहाँ पर देखें इसी माउंटेन में आपके पास क्या होगा, इस साइड को अगर आप देखो हो सकता है ये विंड वर्ड एरिया है, तो विंड वर्ड साइड में आपको अच्छी बारिश हो रही है, 200 प्लस रेनफॉल है, तो यहाँ पर ट्रॉपिकल वेट क्रॉप होगी, सब ट्रॉपिकल वेट क्रॉप होगी, यहाँ पर टेम्परेट वेट क्रॉप होगी, और यहाँ पर जो है आपका ये अल्पाइन क्षेत्र है, यहाँ तो बारिश वैसे ही कम होती है। उसी तरह से यहाँ पर मॉइस्ट कंडीशन पाई जा सकती है, यहाँ पर थोड़ी सी जो है सब ह्यूमिड कंडीशंस पाई जा सकती है, यहाँ पर ड्राई कंडीशंस पाई जा सकती है। ऑब्वियसली रेनफॉल और टेम्परेचर की वेरिएशंस की वजह से इस पहाड़ी क्षेत्र में, इस पहाड़ी स्टेट में हमारे पास बहुत सारा क्लाइमेटिक वेरिएशंस है, जिसकी वजह से हम वैरायटी ऑफ फ्रूट्स को यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, जिससे और इसका एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज हमारे पास क्या है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के साथ साथ कुछ नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, ये सिर्फ 3-4 स्टेट्स ऐसी है जहां पर टेम्परेट फ्रूट को उगाया जा सकता है, बिकॉज यहां पर ऊंचाई के क्षेत्रों में आपको टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। टेम्परेट फ्रूट को यहां पर उगाया जा सकता है, और हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, जिसको हम इंडिया की मार्केट को हम कंसिडर करें तो ये दुनिया में आज की डेट में सबसे बड़ी मार्केट है, जहां पर कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है। बहुत ज्यादा फैलने का मतलब है कि लोग पसंद नहीं करते हैं अपने घर के अंदर खाना बनाना, वो बाहर जाकर पैसे खर्च करके खाना खाते हैं। सो इतना कंज्यूमरिज्म अगर जहां पर है, वहां पर जो मार्केट होती है वो बहुत बड़ी होती है। इतनी बड़ी मार्केट को आप फ्रूट केटर कर रहे हो, फ्रूट प्रोवाइड कर रहे हो, और वो जो फ्रूट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टेट में,
आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाई जाती है। सो इस एडवांटेज को अवेल करके हम फार्मर की इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट का भी स्टैंड यही है कि हिमाचल प्रदेश को या फिर जम्मू कश्मीर को, हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश को किस तरह से इंडिया का फ्रूट बाउल बनाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है। तो यहीं पर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर सेक्टर की, जिसमें मेनली हम फ्रूट एंड फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, वैरायटी ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, तो यहीं पर अगर हम बात करें इस सेक्टर की, तो हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंडर जो एरिया है उसमें निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 में जो एरिया 792 हेक्टेयर था वो 2022-23 में बढ़कर 2,36,950 हेक्टेयर हो गया। नाउ एरिया की बात करें तो एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर इन द स्टेट कंट्रीब्यूट्स, तो टोटल एग्रीकल्चर एरिया, टोटल नेट्स ऑन एरिया जो हमारे पास है उसका 26% एरिया अकेले हॉर्टिकल्चर के लिए डेडिकेटेड है। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। इसी के साथ साथ अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करें टोटल प्रोड्यूस की वैल्यू में, टोटल प्रोडक्शन में, तो यहां पर एग्रीकल्चर क्रॉप जिसमें हम बात करें वेजिटेबल्स की और क्रॉप सेक्टर की, उनका जो वैल्यू है वो 16,076 करोड़ है। इसमें अगर आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप का वैल्यू देखें तो 4,461 करोड़ है। तो यहां पर 22% का जो कंट्रीब्यूशन है वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर से, टोटल जो हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर उसमें 22% तक का कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर का है। यहीं पर अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर क्रॉप की, तो एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप की, तो इसमें भी एक ग्रोथ देखी गई है। अगेन 2007-8 से 23-24 के बीच में 17.60% की ग्रोथ इसमें हुई है। इसी में नेक्स्ट अगर इंफॉर्मेशन देखो तो एप्पल के बारे में, हिमाचल प्रदेश को एक्चुअली एप्पल स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, वाई हिमाचल प्रदेश इज नॉन एज द एप्पल स्टेट? इसके बहुत सारे कारण हैं। क्यों? बिकॉज यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास 79.51% जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन है हिमाचल प्रदेश में वो किसका है, एप्पल का ही है। तो जितना भी हम फ्रूट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें सिट्रस फ्रूट है, उसमें टेम्परेट फ्रूट है या फिर अल्पाइन कुछ ड्राई फ्रूट नट्स है, उन सब में से हम 79.51% या फिर 80% अकेला एप्पल है। अगेन अगर आप एरिया की बात करें 49.06% ऑफ द टोटल एरिया, वो जो है टोटल एरिया अंडर फ्रूट वो किसके लिए डेडिकेटेड है, वो एप्पल के लिए डेडिकेटेड है। तो प्रोडक्शन में 80% इसका कंट्रीब्यूशन है और जो टोटल एरिया जो हमने किसके लिए दिया है, हॉर्टिकल्चर के लिए दिया है, फ्रूट प्रोडक्शन के लिए दिया है, उसका लगभग 50% या फिर 49% किसके लिए डेडिकेटेड है, एप्पल के लिए डेडिकेटेड है। इसीलिए एप्पल, हिमाचल प्रदेश को हम एक एप्पल स्टेट भी कंसीडर कर सकते हैं। यहीं पर कंट्रीब्यूशन ऑफ सिट्रस फ्रूट की बात करें, ट्रॉपिकल फ्रूट की बात करें, सब ट्रॉपिकल फ्रूट की बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन 5.4% है, 5.54% है। नट एंड ड्राई फ्रूट जो अल्पाइन एरिया में, ड्राई एरिया में होते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 0.49% है और बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14.46% है। ये जो बात हो रही है ये प्रेजेंट 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात हो रही है। इसी के साथ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके पास है, द एरिया अंडर एप्पल हैज इंक्रीज टू 1,16,240 हेक्टेयर। 1950-51 में जो 4 हेक्टेयर पर सेब की खेती की जाती थी वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बढ़कर 1,16,240 हेक्टेयर हो गई है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, 2007-8 से 23-24 के बीच में एरिया अंडर एप्पल हैज विटनेस्ड ए ग्रोथ ऑफ 21%। इसमें 21.4% की वृद्धि हुई है। नाउ द एरिया अंडर टेम्परेट फ्रूट, एप्पल के अलावा भी बहुत सारे टेम्परेट फ्रूट होते हैं। हम जो है पियर्स को ग्रो कर रहे हैं, हम एप्रिकॉट्स को ग्रो कर रहे हैं, दीज आर अदर टेम्परेट फ्रूट, हम स्टोन फ्रूट को ग्रो कर रहे हैं। तो इसके तहत द एरिया अंडर टेम्परेट फ्रूट अदर देन एप्पल हैज इंक्रीज्ड 900 हेक्टेयर 1960-61 में जो था वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बढ़कर 27,373 हेक्टेयर हो गया है, 27,373 हेक्टेयर हो गया। नाउ नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो इसमें भी बहुत वृद्धि हुई है। 1960-61 में जो 231 हेक्टेयर था वो 23-24 में बढ़कर 9,277 हेक्टेयर हो गया। वहीं पर अगर हम अदर सब ट्रॉपिकल फ्रूट की बात करें, वहीं पर अगर हम सिट्रस फ्रूट की बात करें तो 1960-61 में जो 1225 हेक्टेयर था वो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 26,432 हेक्टेयर हो गया।
इसी के अलावा अदर जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स है उसमें देखा जाए तो सेम पीरियड में 673 जो हेक्टेयर था 1960-61 में, वो 2023-24 में बढ़कर 57,628 हेक्टेयर हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन को आप जरूर ध्यान रखें। टेबल के फॉर्म में भी आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओवरऑल फ्रूट आउटपुट जो है उसमें भी वृद्धि हुई है। तो यहां पर अगर आप देखें 2023-24 में ओवरऑल फ्रूट आउटपुट जो है वो कितनी थी, 6.37 लाख टन थी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। वाइल द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अप टू 31 दिसंबर 2024 तक ये जो फूड प्रोडक्शन है वो 5.92 लाख टन है। तो अगर आप यहाँ 23-24 में देखें तो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन था वो 6.37 लाख टन है। ओवरऑल फ्रूट प्रोडक्शन या फिर आउटपुट की बात हो रही है, जिसमें टेम्परेट फ्रूट, ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल फ्रूट सब आ रहे हैं। और इस बार की अगर आप बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, तो यहाँ पर दिसंबर 2024 तक का जो टोटल आउटपुट है वो 5.92 लाख टन है। नाउ अगेन हमारे पास अगर हम बात करें 1295.61 हेक्टेयर एरिया इज ब्रॉट अंडर प्लांटेशन एंड 3.3 लाख फ्रूट प्लांट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो गवर्नमेंट के द्वारा 3.3 लाख फ्रूट के जो प्लांट है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और 1295.61 हेक्टेयर को प्लांटेशन क्रॉप, फ्रूट क्रॉप के अंडर इंक्लूड किया गया है। सो हमारे पास एक क्वेश्चन भी, एक्सप्लेन द वेरियस प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड इन हिमाचल प्रदेश। तो प्रोग्राम्स की भी हम बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस किया। तो कुछ मिशंस की बारे में हम बात करेंगे। अगेन हमने देखा कि जो मिशंस होते हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हैं, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर भी हो सकते हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पर जो हम मिशंस की बात कर रहे हैं इसमें सबसे पहला हमारे पास एक मिशन है, वो है सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म। तो अगेन मैकेनिज्म की बात हो रही है। मैकेनिज्म में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है अलग अलग जो फार्मिंग है उसको किस तरह से हम मैकेनाइज करें, तो सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म। तो ये एक सबमिशन है। बेसिकली फार्मर आर गिवन सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बैक एंडेड सब्सिडी। यहाँ पर फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, किसके लिए, वैरायटी ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए, टूल्स के लिए। हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, ये हमने कल की वीडियो में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। नाउ डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर, अगर हमने हॉर्टिकल्चर को डाइवर्सिफाई करना है तो इसके लिए हम देखें कि हिमाचल प्रदेश में बेसिकली 285.72 हेक्टेयर एरिया को कमर्शियल फ्लावर कल्टीवेशन के अंडर रखा गया है। कौन सी ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हम फ्लोरिकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारा क्लाइमेट इस प्रकार का है कि हम फ्लावर्स को ग्रो कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स को ग्रो कर सकते हैं। तो इसी में हमने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 285.72 हेक्टेयर एरिया को कमर्शियल फ्लावर कल्टीवेशन के अंडर लाया है। एंड हमने जो है अगर हम बात करें 78.81 हेक्टेयर एरिया इज अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर टिल 31 दिसंबर 2024। तो हमारे पास कमर्शियल फ्लावर कल्टीवेशंस है, हम खेत में जो कल्टीवेशंस कर रहे हैं फ्लावर की, और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस ऑफ फ्लावर जो है वो हम जो अलग अलग जो हमारे ग्रीन हाउसेस है उसमें जो हम कल्टीवेशंस कर रहे हैं फ्लावर्स की, उसके तहत हमारे पास 78.8 हेक्टेयर एरिया उसके अंतर्गत भी हमारे पास 31 दिसंबर 2024 तक है। नाउ देयर आर 8 कोऑपरेटिव सोसाइटी देयर आर 8 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, शिमला, सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है फ्लावर को ग्रो कर रही है ना। तो फ्लावर, फ्लूट, ये सब जो चीज़ें होती है इसको बेसिकली हम मार्केट गार्डनिंग भी बोलते हैं। अगेन अगर आप देखें 1549.92 मीट्रिक टन ऑफ हनी को हमने प्रोड्यूस किया है। इंपॉर्टेंट, 1549 मीट्रिक टन ऑफ हनी को हमने प्रोड्यूस किया है 2023-24 में बी कीपिंग प्रोग्राम के तहत। अगेन जो मशरूम का प्रोडक्शन है, सोलन को कुंभ सिटी भी कहा जाता है, मशरूम का प्रोडक्शन भी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हमने 8,627 मीट्रिक टन के आसपास किया है। तो ये इस इंफॉर्मेशन को आप जरूर ध्यान रखें। नाउ अगेन हम देखें स्कीम इंप्लीमेंटेड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। स्टेट की कुछ स्कीम्स की बात हो रही है कि स्टेट में ओवरऑल जो हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर है इसको डेवलप करने के लिए हमने क्या क्या स्कीम्स लगाई है। ऑब्वियसली सबसे पहली जो स्कीम हमारे पास है वो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम।
तो इसके तहत हॉर्टिकल्चर के लिए जो भी हमारे पास पावर स्प्रेयर है, पावर टिलर्स है, 8 ब्रेक हॉर्स पावर के जो पावर टिलर्स है या फिर एंड पावर टिलर लेस देन 8 ब्रेक हॉर्स पावर के, ये अलग अलग प्रकार की मशीनरीज है, इनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्चर्डिस्ट को जो है सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है। कहीं पर 40%, कहीं पर 50%, कहीं पर 60% तक की सब्सिडी फार्मर्स को प्रोवाइड की जा रही है अंडर दी हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत। अगेन एंटी हेल नेट स्कीम की बात करें तो हमने कल की वीडियो में भी किया कि कंजर्वेशन, जो हमारा जो प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे पास जो भी हमारा सोइंग से हार्वेस्टिंग तक जितना भी क्रॉप आता है, उस जितना भी फ्रूट आता है, उसको हेल से बचाने के लिए हमने एंटी हेल नेट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत हम 70% के आसपास फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। कहीं 70% है, कहीं पर 80% के आसपास हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना, अगेन कीवी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो इवॉल्व हो रहा है। कीवी एक फ्रूट है जो इवॉल्व हो रहा है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में। अंडर दिस स्कीम ए 4 हेक्टेयर एरिया हैज़ बीन कवर्ड बेनिफिटिंग 22 फार्मर। तो प्रेजेंटली ये अभी नेसेंट स्टेज में है। यस, आने वाले टाइम में एक बहुत ही प्रॉमिसिंग जो है आपके पास सेक्टर हो सकता है आने वाली टाइम में, जब हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो क्लाइमेट्स है वो मूव कर रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं। जहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट है वहाँ पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ रहा है, जहाँ पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट आ रहा है। जब ये क्लाइमेट शिफ्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, क्रॉप एंड फ्रूट्स भी शिफ्ट हो जाएगी। तो यस, जब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट शिफ्ट की वजह से अब जहां पर टेम्परेट फ्रूट हो रहे हैं वहां पर आने वाले टाइम में हो सकता है कि टेम्परेट फ्रूट ना हो, तो वहां पर इस तरह के जो फ्रूट्स है, कीवी टाइप के जो फ्रूट्स है, ये बहुत प्रॉमिसिंग जो स्कोप है वो रखते हैं फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए। अगेन हम थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं तो कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की हम यहाँ पर बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में हमारे पास मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इंटीग्रेटेड मतलब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके हमने जो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो यहाँ पर ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको हॉलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजीज को के तहत जो है स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। नाउ नोडल अथॉरिटी स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी, इसका मतलब यह है कि अगर ये हमारे पास हिमाचल है तो इस हिमाचल में अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट है, हर क्लाइमेट में डिफरेंट टाइप का फ्रूट ग्रो किया जाता है। हर फ्रूट के लिए, हर फार्मर के लिए, हर प्रैक्टिशनर के लिए डिफरेंट टाइप की जो वहाँ की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज द एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी है जो स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। नाउ ये मिशन क्या प्रोवाइड करता है, सब्सिडी कहां से कहां तक, 40 से 50% तक, 40 से 85% तक का सब्सिडी प्रोवाइड करता है फार्मर को वेरियस टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज के लिए, ताकि वो जो है फ्रूट्स को ग्रो करे, फ्लावर्स को ग्रो करे, वेजिटेबल्स को, स्पाइसेस को, न्यू गार्डन्स को बनाए, मशरूम प्रोडक्शन करे, ग्रीन हाउस कल्टिवेशंस को करे, हाई वैल्यू फ्लावर्स को लाए, ग्रीन हाउस कल्टिवेशन के तहत हाई वैल्यू फ्लावर्स को उगाए, वेजिटेबल्स को उगाए। एंटी हिल नेट्स में सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर 40 से 85% तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट कि हम जो है इन सारी एरिया को देखें, इस तरह से देखें, क्योंकि मेन मोटिव क्या है, फार्मर की इनकम को बाई एनी मीन हमने इंक्रीज करना है। फार्मर की इनकम को बाई एनी मीन हमने इंक्रीज करना है। क्यों करना है, बिकॉज अगेन आप देखो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट भी है, बहुत सारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बन एरिया बहुत सारा जो है काउंटर अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बन एरिया से जो लोग हैं वो कहाँ की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, गाँव की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, बिकॉज अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा जॉब का अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसीलिए इनकम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ा लिखा नौजवान है, एजुकेशन को अटेन करने के बाद जब वो गांव जा रहा है तो वो गांव जा रहा है एक व्यू और एक विजन के साथ। तो जब वो एक व्यू और विजन के साथ गांव जा रहा है तो वहां पर उसके पास एक अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जिसमें वो अपने विजन को, अपने लेबर को इन्वेस्ट करे और कुछ जो है वेल्थ को जनरेट करे। तो इसी के तहत, इसी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स है, इस तरह की जो स्कीम्स है, उनको इंट्रोड्यूस हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। तो आपके पास जो हमारे पास एक क्वेश्चन है
मेंस में 2019 में पूछा गया था, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्या मिशन हो सकते हैं। नाउ देखो, मिशंस में आप खुद से भी बहुत सारे मिशंस क्रिएट कर सकते हो। ओनली जब आपका मेंटल कंस्ट्रक्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो तब आप 10 मिशंस को, इतनी सी इंफॉर्मेशन से आप बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हो। ये आपके अपने कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़े तो आप उसको बहुत ही मैग्नीफाई करके जरूर कवर करें। नाउ गिव एन ओवरव्यू ऑफ द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें। जब आप अभी तो आप प्री मोड में हो, जब आप मेंस के मोड में जाओगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। नाउ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अगेन हमने इसके बारे में पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। यहां पर हमारे पास पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो स्कीम है ये है तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, पर हिमाचल प्रदेश में भी इसको इंप्लीमेंट किया गया है। 2015-16 से इसको हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नाउ हिमाचल प्रदेश में इरिगेशंस का इशू देखो क्या है। हिमाचल प्रदेश एक माउंटेनस एरिया है। अगेन यहाँ पर वाटर टेबल बहुत नीचे है, क्योंकि स्लोप होने की वजह से मोस्ट ऑफ द सरफेस फ्लो, सरफेस रन ऑफ कहाँ जा रहा है, प्लेन्स की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एक्विफर्स कहाँ है, बहुत नीचे हैं। तो ट्यूबवेल लगाकर हम बहुत सारा पानी को बाहर नहीं निकाल सकते। अगर हम निकालेंगे तो दैट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव, एक कारण। दूसरा, अगर हम देखें तो हमारे पास सरफेस बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, आइसोट्रॉपिक नहीं है, फ्लैट नहीं है। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जो है जो हमारा इरिगेशंस का एक्सपेंशन है कैनाल इरिगेशंस के थ्रू वो भी नहीं कर सकते। वेल एंड वेल इरिगेशंस को हम नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारे पास जो बल्क इरिगेशंस की फैसिलिटीज़ है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव इरिगेशंस, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में ऑप्टिमम इरिगेशंस की तरफ हमें जाना पड़ता है। ऑप्टिमम इरिगेशंस का मतलब है कि इरिगेशंस को हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं, मिनिमम वाटर को यूज़ करके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को हम जो है गेन करें। तो इसी के तहत हिमाचल प्रदेश में इरिगेशंस को हमने क्या करना है, एफिशिएंट बनाना है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर ड्रॉप पर हमें ज़्यादा क्रॉप को बनाना है। तो इस तरह की इरिगेशंस में हम मेनली जो ड्रिप और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसके तहत हम इरिगेशंस प्रोवाइड करते हैं। अगेन यहीं पर अगर आप देखें तो इसी में हिमाचल प्रदेश में 2015-16 में इसको शुरू किया गया। इट वाज लॉन्च टू इनहांस द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। हमने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है बाय इंप्रूविंग द वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी, हमने वाटर को वेस्ट नहीं करना है, हमने ओवर इरिगेशंस नहीं करनी है, हमने ऑप्टिमम इरिगेशंस करनी है। दैट इज द आइडिया। और इसके लिए हमारे पास माइक्रो इरिगेशंस या फिर प्रेसिजन जो इरिगेशंस होती है, इस पर हमें जाना पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना। नाउ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप गाइडलाइंस वर मॉडिफाइड। 17-18 में इनको मॉडिफाई किया गया है और इसमें कुछ सब्सिडी के प्रोविजंस को चेंज किया गया। यहां पर 55% का सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। जो छोटा फार्मर है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उसके लिए 55% तक का सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा और 45% का सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा लार्ज फार्मर के लिए जिसके पास लैंड होल्डिंग थोड़ा बड़ा है। द स्टेट इज providing 25% additional state share. So again 80%, 25% additional state share to enable 80% सब्सिडी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो यहाँ देखना, यहाँ पर जो सब्सिडी है वो 55% की सब्सिडी आ रही है कहाँ से, सेंटर से। तो 25% के आसपास जो सब्सिडी वो कौन प्रोवाइड कर रही है, वो प्राइवेट स्टेट। तो कुल मिलाकर 80% तक का सब्सिडी, क्यूमुलेटिव सब्सिडी जो है फार्मर को प्रोवाइड किया जा रहा है अगर वो माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने फार्म में लगा रहा है। तो ये स्कीम दोनों के लिए है, माइक्रो फार्मर, स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए भी है, लार्ज फार्मर के लिए भी है। नाउ एज ऑफ नाउ अभी तक का जो स्टेटस है वो क्या है, हमारे पास जो माइक्रो इरिगेशन के अंडर जो स्कीम है, माइक्रो इरिगेशन के अंडर जो हमारा एरिया कवर्ड है वो कितना है, 370.42 हेक्टेयर है। वहीं पर इसमें कितने फार्मर को बेनिफिट मिला है, 586 फार्मर को 31 दिसंबर 2024 तक बेनिफिट मिला है। तो ये इरिगेशंस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसको हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमारे पास एक और स्कीम है नेक्स्ट, दैट इज द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुवेनेशन। तो ये है हमारे पास RKVY रफ्तार, जिसके बारे में हमने कल किया। 2007 में लॉन्च हुई, 2017 में मॉडिफाई हो गई, इसमें रफ्तार शब्द को ऐड कर दिया गया। नाउ इसका जो एम है वो क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में, मार्केट में,
सरकार जो है ज़्यादा पैसा को, मनी को इन्वेस्ट करे, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ अगेन इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉप प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कुछ स्कीम्स है। इसी में आप देखो रीस्ट्रक्चर्ड वेदर्ड बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो इंश्योरेंस स्कीम है रीस्ट्रक्चर्ड वेदर्ड बेस्ड। तो हमारे पास जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो तो एक क्रॉप है, ये तो एक योजना है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। यहीं पर जो हमारे पास वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमने एक स्कीम को लाया है। दैट स्कीम इज रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। हिमाचल प्रदेश में वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज फर्स्ट मेड अवेलेबल। 6 ब्लॉक्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एप्पल के लिए, 4 ब्लॉक में इसको इंट्रोड्यूस किया था मैंगो के लिए ड्यूरिंग रबी 2009-10। तो 2009-10 में इस स्कीम को लाया गया। पहले इसमें एप्पल था और सिर्फ कौन था? मैंगो था। ये आपने ध्यान रखना है। अगेन द टेक्टिक, अब जो ये टेक्टिक है, ये जो स्कीम है, इसको कहां पर है? 36 ब्लॉक्स में एप्पल के लिए लाया गया है, 56 ब्लॉक में मैंगो के लिए, 29 ब्लॉक में प्लम के लिए और 16 ब्लॉक में पीच के लिए एंड 58 ब्लॉक्स में सिट्रस फ्रूट के लिए, 21 ब्लॉक में पोमेग्रेनेट के लिए, 38 ब्लॉक में लीची के लिए एंड 22 ब्लॉक्स में गुआवा के लिए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ यहां पर अगर हम देखें एप्पल, लीची, पम हैव बीन अंडर। नाउ इसी में किसको इंक्लूड किया गया है? किससे हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है? हेल स्टॉर्म या फिर अदर टाइप के जो वेदर से रिलेटेड जो कंडीशनैलिटीज होती है, जो रिस्क होते हैं, उससे हमें अपनी क्रॉप को बचाना है। नाउ रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इज द न्यू नेम ऑफ द प्रोग्राम। 2016-17 से इसी स्कीम का नाम हमने रखा है रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। नाउ सेंटर की स्कीम है, दोनों का जो शेयरिंग पैटर्न है वो किस प्रकार का है? वो है 90 और 10। नेक्स्ट, तो ये इंश्योरेंस था, क्रॉप प्रोटेक्शन था। इसी के बाद हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें है वो है मार्केटिंग। नाउ ऑब्वियसली जो भी हमारे पास क्रॉप है, जो भी हमने फ्रूट को ग्रो किया है, उसको टाइमली हैसल फ्री वे में हम मार्केट में पहुंचाने में सक्षम हो और वहां पर जाकर उसको टाइम बाउंड मैनर में अच्छे रेम्यूनरेटिव प्राइसेस पर हम उसको सेल कर पाए, तभी फार्मिंग करने का, फार्मर की लेबर का, इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम जो आउटपुट है वो उस फार्मर को मिल सकता है। तो ओनली एक ही जगह पर हम अगर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी कि ठीक है कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है अलग अलग इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर करने के लिए, या फिर अलग अलग सीड्स को, या फिर क्रॉप्स को, प्लांटिंग मटीरियल को प्रोक्योर करने के लिए, या फिर जो दवाइयां हैं उनको प्रोक्योर करने के लिए, उससे प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। बट उसके बाद क्या? उसके बाद जब हार्वेस्टिंग के बाद जो मटेरियल है वो टाइमली बिकना भी तो चाहिए। पूरा का पूरा हॉर्टिकल्चर का जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत पॉरिशेबल होता है, खराब होता है, टाइम बाउंड मैनर में वो मार्केट होना बहुत जरूरी है, एंड कंज्यूमर तक उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, मार्केटिंग की सुविधा भी फार्मर को पहुंचाई जाती है। वहीं पर हमारे पास एक PSU है, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, HPMC। तो इस HPMC जो एक स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसका गठन, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1974 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था मार्केटिंग ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अगर हम देखें जो सरप्लस अनमार्केटेबल, जो खराब जो फ्रूट होता है, जो सेल नहीं होता है, उसको HPMC के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट उसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है। यहीं पर अगर हम देखें 2023-24 में HPMC ने कितना टर्नओवर प्रोड्यूस किया है, तो ठीक है 124 करोड़ के आसपास का टर्नओवर HPMC ने प्रोड्यूस किया है। यहीं पर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड कंटिन्यूज द पॉलिसी ऑफ मार्केट इंटरवेंशन। ठीक है, तो जैसी हमारे पास जो है जो मिनिमम जो आपके पास सपोर्ट स्कीम है MSP जिसको बोलते हैं, उसी की तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की है, MIS इसको बोलते हैं, स्पेसिफिकली मैंगो, एप्पल और सिट्रस फ्रूट के लिए। अगेन मार्केट इंटरवेंशन स्कीम क्यों? अगर कभी किसी फ्रूट का, किसी क्रॉप का, किसी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का रेट इतना नीचे गिर जाए कि फार्मर को उसकी लागत भी वापस ना मिले, तो उस स्थिति में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। तो गवर्नमेंट फार्मर के प्रोड्यूस को प्रोक्योर करती है एट सम प्राइसेस विच आर प्री डिटरमाइंड, जिनको पहले से डिटरमाइन किया गया है। जैसे यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास प्रोक्योरमेंट प्राइस है पर प्रति किलो, पर केजी के हिसाब से। कुछ फ्रूट्स है मैंगो ग्राफ्टेड वेराइटी, मैंगो सीडिंग वेराइटी, इनका रेट 12 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए, 12 रुपए,
रुपये, 12 रुपये, 12 रुपये, 12 रुपये। तो ये हमारे पास मैंगो है, एप्पल है, यहाँ पर हमारे पास किनू है, माल्टा है, ऑरेंज है। अगेन दीज आर सिट्रस फ्रूट एंड गलगल है। तो यहाँ पर इन फ्रूट्स के प्राइसेस को गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्री डिटरमाइन किया जाता है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत, और इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है फार्मर को इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फार्मर को ये श्योरिटी देना कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो ये मार्केट में वेस्ट नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी के तहत गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर को ये एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एचपीएमसी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो एचपीएमसी अभी 4 सीए स्टोर को ऑपरेट कर रही है जिसकी कैपेसिटी 2680 मीट्रिक टन है। बेसिकली ये कहां पर है? दे आर इन शिमला में, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर जरोल टिक्कर कुटगढ़ में 640 मीट्रिक टन, गुमा कोटखाई में 640 मीट्रिक टन, ओडी कुमारसन में 700 मीट्रिक टन, रोडू में 700 मीट्रिक टन। तो ये मेजर एरिया है जहाँ पर एप्पल को प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं पर फार्मर्स को सीए स्टोर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। नाउ क्या उद्देश्य है सीए स्टोर का? सीए स्टोर का उद्देश्य ये है कि अगर मार्केट में गलट आ गया, बहुत सारा प्रोड्यूस हो गया, अगर कभी कभी इंपोर्ट के द्वारा भी बहुत सारा एप्पल बाहर से भी आ गया, तो मार्केट जो है में जो प्राइसेस है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होते हैं, फॉल करते हैं, उससे फार्मर को बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना होती है। नाउ इस स्थिति में फार्मर के पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि फार्मर प्रेजेंटली जब मार्केट में गलट है, फार्मेट में बहुत सारा प्रोड्यूस आ गया है, तो उस स्थिति में जो है वो सीए स्टोर अपने प्रोड्यूस को स्टोर में डाल दें, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में डालें, और जब मार्केट में डिमांड दोबारा से एलिवेट होगी, बढ़ेगी, तब जो है अपने प्रोड्यूस को मार्केट में जाकर बेचे, ताकि उससे उसको जो है कुछ प्रॉफिटेबिलिटी या फिर उसको जो है अच्छे प्राइसेस पर उसका प्रोड्यूस बिक पाए। तो अगेन जो ये सीए स्टोर होते हैं, इनका प्राइस, इनको लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इंडिविजुअल फार्मर इसको अवेल नहीं कर सकता। यस, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, कोल्ड चेन हमारे पास आ गई है। नाउ गवर्नमेंट के द्वारा भी फार्मर के लिए जो है ये सीए स्टोर फैसिलिटीज उपलब्ध की जा रही है। अगेन एचपीएमसी हैज सेट अप 1 मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस कोल्ड स्टोर एट नदौन में जो है गवर्नमेंट ने एक मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस सॉर्टिंग फैसिलिटी या फिर कोल्ड स्टोर को एस्टेब्लिश किया है हमीरपुर में। नाउ एंड ए पैक हाउस along with cold room for packaging and grading of fruit, vegetable, flower and culinary herb, इसको जो है घुमारवी में एस्टेब्लिश किया गया है। नाउ यहीं पर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा नदौन और घुमारवी में भी इस तरह की फैसिलिटीज को इस्टेब्लिश किया गया है विद फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एपीडा फॉर बोथ द फैसिलिटीज। नाउ इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज अपग्रेडेशन ऑफ द एप्पल जूस कंसंट्रेट प्लांट एट परवाणु वॉज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 2018। तो प्लांट एक एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट का एजीसी का प्लांट बनाया गया है परवाणु में, इसको 2018 में कंप्लीट किया गया है विद द सपोर्ट ऑफ अपीडा एक संस्था है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें सपोर्ट करती है, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ एचपीएमसी इज ऑल्सो कैरिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ एजीसी एप्पल जूस कंसंट्रेट एट एफपीपी जरोल सुंदरनगर, एफपीपी फूड प्रोसेसिंग प्लांट पराला ठियोग में। यहाँ पर एचपीएमसी के द्वारा जो है एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट प्रोड्यूस किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कमेटी जो एचपीएमसी है प्लान्स टू इन्हांस इट्स एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेडिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट फ्रूट प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट थ्रू वर्ल्ड बैंक फंडेड हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है, उसके तहत एचपीएमसी भी ग्रेडिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग जो फैसिलिटी है फार्मर को, उसको कैपेसिटी है उसको इन्हांस कर रहा है। नाउ द प्रोसेस ऑफ इन्हांसिंग द ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीए स्टोर्स फ्रॉम, अभी जो प्रेजेंटली है वो है 2680 मीट्रिक टन, अब इसको बढ़ाना है 7328 मीट्रिक टन। Now we have the process of enhancing the overall storage capacity of CA store from existing this to, हाँ, इसको बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। नाउ हिमाचल प्रदेश में आने वाले टाइम में सीए स्टोर की फैसिलिटीज को इन्हांस किया जाएगा। कहाँ तक इन्हांस किया जाएगा? 7328 मीट्रिक टन तक इसको बढ़ाया जाएगा। नाउ ये जो प्रोसेस इसके लिए है इसको ऑलरेडी हमने
कंप्लीट कर दिया है। नाउ हिमाचल प्रदेश हैड सेटअप न्यू सीए स्टोर एट रिकांगपिओ किन्नौर में, चचियोट मंडी में। अगेन ये इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर देखनी है। न्यू ग्रेडिंग एंड पैकिंग हाउसेस को इस्टेब्लिश किया गया है जिसकी कैपेसिटी 10,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा है पर सीज़न। तो ये टुट्टू पानी शिमला में, रोहड़ू में, गायबोंग किन्नौर में और चचियोट में इस्टेब्लिश की गई है। A pomegranate grading and package house has already been established at भुंतर। Again, pomegranate को ग्रेड एंड पैक करने के लिए भुंतर में एक सेटअप लगाया गया है अंडर दिस प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक के तहत जो फंडेड प्रोजेक्ट है। इसी के साथ साथ अगर आप देखो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ए मॉडर्न एजीसी एप्पल जूस कंसंट्रेट प्रोसेसिंग प्लांट को पराला में इस्टेब्लिश किया गया है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी टू क्रश 200 मीट्रिक टन ऑफ एप्पल पर डे, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। दिस प्लांट इज ऑल्सो इक्विप्ड विद वाइनरी हैविंग वाइन प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये जो पराला में सेंटर बना है इसमें वाइन को भी बनाया जाएगा और इसकी वाइन बनाने की जो कैपेसिटी है वो है 1 लाख लीटर पर एनम। एक साल में 1 लाख लीटर पर एनम तक का वाइन यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। अगेन ये फूड प्रोसेसिंग है, फ्रूट प्रोसेसिंग की जो फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है फार्मर को अंडर दिस हॉर्टिकल्चर under this project, that is the Himachal Pradesh Horticulture Development Project, the existing fruit processing plant जो है जरोल डिस्ट्रिक्ट मंडी में, जरोल डिस्ट्रिक्ट मंडी, परवाणू डिस्ट्रिक्ट सोलन में, इसको भी अपग्रेड किया गया है। नाउ द कैपेसिटी ऑफ वाइनरी एट HPMC FPP जरोल, इस कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। पहले 30,000 लीटर पर ईयर थी, अब इसको बढ़ा करके क्या गया है 70,000 पर लीटर पर एनम। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन को भी आप ज़रूर ध्यान रखें कहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ हमने रखी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल हस्बेंड्री को करेंगे। तो अभी हमने देखा डिफरेंट टाइप की स्कीम्स हमारे पास है, डिफरेंट टाइप के इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को हमने डिस्कस किया। तो ऑब्वियसली जो ये इन्फॉर्मेशन है ये बहुत कोर है आपके एग्ज़ाम के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, इवन इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक सर्वे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यस, आप जो है इन वीडियो को ज़रूर डिटेल से देखें, नोट्स को बनाएं, इकोनॉमिक सर्वे की जो हमारी मैगजीन्स है इसको कवर टू कवर करें। जितने भी हमारे MCQs आपके पास आ रहे हैं इनको ज़रूर कवर करें, क्योंकि इसमें से 8 से 10 जो प्रीलिम में क्वेश्चन है वो आपके इसी एरिया से आएंगे। तो यस, आपको इसमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको ईच टॉपिक की होनी चाहिए। तो इसी के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की एनिमल हस्बेंड्री, और उसके बाद जो हमारा फॉरेस्ट्री एंड जो फिशिंग का सेक्टर है उसको हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।